बच्चों, कैसे हो? लास्ट क्लास में हमने अणुगति सिद्धांत के लिए अणुगति समीकरण का डेरिवेशन यानी व्युत्पन्न लिखा था। तो इस क्लास में उससे आगे की बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों दिखाती हैं। तो हेडिंग डालना, आदर्श व्यवहार से विचलन, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। पहले तो समझते हैं क्यों का रीजन जानने से पहले हम विचलन समझते हैं कि विचलन क्या है। ठीक है, जो गैसें होती हैं, समस्त गैसें निम्न दाब और उच्च ताप पर आदर्श गैस समीकरण PV = nRT का पालन करती हैं। क्या करती हैं? निम्न दाब व उच्च ताप पर आदर्श गैस समीकरण का, यानी मैं कह सकता हूं आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। लेकिन यदि मैं उच्च दाब व निम्न ताप ले लूं तो आदर्श व्यवहार यानी जो ये समीकरण है, आदर्श समीकरण, इसका पालन नहीं करती हैं। वजह क्या है? ठीक है, पहले समझते हैं कि विचलन कैसे कैसे प्रदर्शित होता है। यदि मैं बात करूं उदाहरण के लिए बॉयल का नियम क्या है? P = 1/V ऑन कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर। क्या होता है? जैसे जैसे मैं दाब बढ़ाता हूं तो आयतन कम होता जाता है। ये ऑब्वियस सी बात है, ये हम जान चुके हैं। उसने कहा उदाहरण के तो मान के दाब को दोगुना कर दे, जब 2P करूंगा तो वॉल्यूम कितना होना चाहिए? वॉल्यूम देखो, दाब को दोगुना किया तो वॉल्यूम यानी आयतन आधा हो जाना चाहिए था, आधा हो जाना चाहिए था। क्यों? देखो P1 = P2V2। मैंने कहा शुरुआत में P1 क्या था? P1 मैंने कहा मान लो 4 था, ठीक है, और मैंने कहा कि V1 उस पर, V1 क्या है? P1 यानी 4 atm दाब पर आयतन मान लो 5 लीटर है। ठीक है, किस पर? 5 लीटर। तो इक्वल टू, मैंने कहा यदि मैं दाब को दोगुना कर दूं, कितना कर दूं? 8 कर दूं। यहां से V2 निकाल सकते हैं। देखो एग्जांपल लिया है, एग्जांपल में भी एग्जांपल है। देखो यहां से ये कितना होगा? 20/8 इक्वल टू, देखो V2 यानी देखो ये कितना आएगा? 2.5 लीटर। देखो डिवाइड करेंगे तो 2.5 लीटर आना चाहिए। देखो दाब 4 था, 4 एटीएम था, आयतन कितना था? 5 लीटर। मैंने दाब को दोगुना कर दिया तो आयतन 2.5 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। और दाब की ऐसी स्थिति आती है कि मैं दाब को बढ़ाता जा रहा हूं। तो देखो मान लो यहां 4 था, ठीक है, मान लो मैं दाब को 100 कर दूं, 100 एटीएम कर दूं, 1000 एटीएम कर दूं, मान लो 1000 कर दिया, ठीक है, ये वाला। तो मेरा बिगिनिंग वाला कितना था? 20, ये रहा 20/1000 क्या होगा? 20/1000 0.2 या 0.02 ये होगा। यदि मैं इसको क्या कर दूं? 10,000 कर दूं, ये इसको 1 लाख एटीएम कर दूं, या इसको 1 करोड़ एटीएम कर दूं, यानी दाब की ऐसी स्थिति आए कि जो आयतन है लगभग 0 हो जाए, या मेरे को 0 हो जाए। दाब की ऐसी स्थिति यानी बहुत ज्यादा दाब बहुत ज्यादा होने पर आयतन क्या हो जाता है? 0 हो जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो ये क्या है? या तो इसे आदर्श व्यवहार से विचलन कह सकते हैं, या आदर्श गैस समीकरण की सीमाएं, लिमिटेशंस कह सकते हैं, आदर्श गैस समीकरण की कमियां। ठीक है, ये तो होगा उदाहरण नंबर 1, दाब। अब बात करते हैं ताप की। ताप उच्च
पर ही ये पालन करता है। अब चार्ल्स नियम क्या कहता है? चार्ल्स नियम कहते हैं जो आयतन है प्रोपोर्शनल टू होता है टी के, या टी इज प्रोपोर्शनल टू वी। कैसे लिख सकते हैं? दोनों सेम है। मैं लिखता हूं टी इज प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है। अब देखो जैसे टेम्परेचर बढ़ाता हूं आयतन बढ़ता है। अब मैं बढ़ाने की बजाय मैं क्यों घटाओ आयतन को, टेम्परेचर को घटाओ। यदि इसके बाद इसकी T प्रोपोर्शनल टू V के संबंध में ग्राफ खींचे तो वह ऐसा होता है। कैसा होता है? यहाँ क्या है? वॉल्यूम है, यहाँ टेम्परेचर है, यानी गैस का पहले कुछ ना कुछ आयतन होता है तो वो या टेम्परेचर या ऐसा करो V अपॉन T ज्यादा बेटर रहेगा, V वर्सेस T। तो यहाँ कुछ ना कुछ आयतन पहले से होगा, तो मैं ताप को घटाता जा रहा हूं। देखो यहाँ 0 था, ताप को घटाता जा रहा हूं और ये जैसे जैसे कम होता जाएगा तो ताप माइनस में होगा। मान लो केल्विन में नाप रहा हूं या डिग्री सेल्सियस में मालूम नाप रहा हूं, ठीक है। यदि आपको सर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, ऐसा करो आप यहाँ केल्विन मानो, बेटा 273 केल्विन मान ले, या फिर ऐसा ना करना चाहे तो ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा बना दे। टेम्परेचर ये क्या है? आयतन, आयतन 0, ठीक है। तो मैंने ऐसे दिखाया है, ठीक है, जैसा। अब मैं टेम्परेचर को घटाता जा रहा हूं, घटाता जा रहा हूं, घटाता जा रहा हूं। यहां किसी स्थिति पर देखो T क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 केल्विन हो जाएगा, 0 केल्विन। तो आयतन भी देखो, आयतन भी तो 0 हो रहा है, आयतन 0 हो जाना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू V। टेम्परेचर घटाता जा रहा हूं तो एक स्थिति में आयतन भी 0 हो गया। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। यही है विचलन। अब विचलन की वजह क्या क्या होती है? वजह क्या क्या होती है? अणुगति सिद्धांत के अनुसार 2 स्टेटमेंट दूंगा और वो दोनों ही स्टेटमेंट ऐसी हैं कि उनसे ही विचलन की वजह पता लगती है और उनसे ही मैं वान डेर वाल्स समीकरण को व्युत्पन्न करूंगा। वान डेर वाल्स समीकरण, दोनों बातें ध्यान से समझो क्योंकि ये आगे भी काम में आने वाला है। वान डेर वाल्स अणुगति सिद्धांत के अनुसार होता क्या है कि जो गैसेस हैं उसका आयतन, गैसों के अणुओं का आयतन, गैसें यानी कुल आयतन है, वह नगण्य होता है। किसकी तुलना में? गैसों द्वारा घेरा गया ऑक्यूपाइड आयतन से, यानी जो गैसों द्वारा आयतन घेरा गया है, ठीक है, जिस आयतन में गैसें उपस्थित होती हैं या सीधा से नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो गैसों द्वारा आयतन घेरा जाता है उसकी तुलना में गैसों के अणुओं का आयतन क्या होता है? नगण्य होता है। 0 नहीं के, मैंने कहा नगण्य होता है और नगण्य को हम 0 मान के एक्सक्लूड कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। जबकि यही इसकी कमी थी कि गैसों का कुछ ना कुछ आयतन होता है। निम्न दाब पर ये बॉयल के नियम का पालन करते हैं। ये इसी वजह से क्योंकि जो गैस के अणु हैं उनके मध्य, गैस के अणुओं के मध्य क्या होता है? जगह खाली होती है, वो उनके मुक्त विचरण के लिए खाली होती है। मैंने क्या कह रहा हूं? गैस के मुक्त विचरण के लिए खाली स्थान होता है जिसमें वो मुक्त विचरण करते हैं। गैस के अणु मुक्त विचरण करते हैं। जब ताप बढ़ाया जाता है, प्रेशर बढ़ाया जाता है, यानी दाब बढ़ाया जाता है, तो वो आयतन, वो जगह है घूमने विचरण करने के, दाब बढ़ाने पर वो कम हो जाता है। तो कम करने पर, यानी दाब बढ़ाने पर आयतन घट रहा है, क्योंकि हम जानते हैं क्या, दाब बढ़ाने पर आयतन घट रहा है। अब जैसे जैसे दाब बढ़ाते जा रहे हैं तो आयतन कम होता जा रहा है। अब विचरण के लिए जगह कम है, तो ऐसी स्थिति में वह जो आयतन है गैसों का, जिसे हम नगण्य मान के छोड़ रहे थे, उसे नगण्य नहीं माना। अब वो अपना प्रभाव दिखाता है।
जब तो जगह कम थी तो हम नगण्य मान रहे थे, तो निम्न दाब पर आदर्श गैस समीकरण का पालन हो रहा था। जब दाब बढ़ा दिया, आयतन जो घूमने के लिए, विचरण करने के लिए जगह थी अणुओं के लिए, वो कम रह गई, कम होती जा रही, कम होती जा रही। देखो मान लो एक पिस्टन है, इस कंटेनर में, इस बॉक्स में गैस भरी हुई है, ठीक है, ये गैस भरी हुई है। देखो कितने अणु दिखाए, कम दिखाए हैं, जिससे चीजें समझ में आए, ठीक है, ये अणु दिखाए हैं गैस है, ठीक है। अब मैं इसको कम कर रहा हूं, दाब ऊपर से लगा रहा हूं, तो आयतन घटेगा। अब आयतन घटेगा तो कैसी स्थिति हो सकती है? मान लो वो समान बॉक्स है, ऐसा मत सोचना कि आकार अलग अलग है, वही बॉक्स है, ठीक है। अब पिस्टन को दबा रहा हूं, अब दबाते दबाते ये पिस्टन कहां आ गया? यहां आ गया। देखो ध्यान से, ये पिस्टन कहां गया? यहां आ गया, ठीक है। अब देखो अणु उतने ही हैं और वो अब कम जगह में उपस्थित होंगे। क्या होंगे? कम जगह में उपस्थित होंगे। ये सारे अणु, सारे के सारे अणु दबकर नीचे आ गए और वो कम आयतन में उपस्थित होंगे। जब यहां तो हम कह रहे थे कि इनका आयतन नगण्य होता है, लेकिन अब ये पास पास आ गए, अब इन्हें नगण्य मानकर छोड़ा नहीं जा, अब इनका खुद का आयतन होगा क्योंकि पास पास आ गए। अब विचरण के लिए देखो, यहाँ ये स्पेस देख सकते हो, इन अणुओं के मध्य इतनी जगह खाली है विचरण के लिए, इनकी बात करो, इनके बीच में, ठीक है। अब यहाँ देखो ये जगह खाली है, अब देखो ये जगह ज्यादा है, ये जगह कम है, ठीक है। विचरण के लिए तो दाब बढ़ाने पर विचरण के लिए जगह कम बच रही है, इसीलिए अब यहाँ जो हम कह रहे थे ना कि आयतन को, गैसों के आयतन, गैसों के अणुओं के आयतन को नगण्य मान के, नगण्य होता है आयतन, नगण्य होता है, अब नगण्य नहीं मान सकता, तो इसी वजह से विचलन होता है। दूसरी वजह, हम बहुत कुछ लिखने वाले, मैंने बहुत कुछ बता दिया तुम्हें, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखे। अब दूसरा कारण क्या है? ताप। क्या है? ताप। कि ताप घटाने पर, ताप घटाने पर आयतन भी घटना चाहिए। और अणुगति सिद्धांत के अनुसार याद करो कि गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल काम ही नहीं करता। और मैंने वही कहा था जहां अणुगति सिद्धांत की बात की थी, यदि आकर्षण और प्रतिकर्षण है ही नहीं तो द्रवों का, गैसों का द्रवीकरण क्यों होता है? मैंने क्या कहा? यदि गैसों के अणुओं के मध्य ना तो आकर्षण है ना ही प्रतिकर्षण है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं अणुगति सिद्धांत में, यदि नहीं है, कोई भी बल नहीं है, तो गैसों का द्रवीकरण क्यों हुआ? यानी कि आकर्षण बल भी होते हैं। अब कंक्लूजन क्या है कि जब ताप देखो निम्न दाब उच्च ताप पर तो पालन नहीं होता है उच्च ताप पर। यदि जब दाब निम्न करते हैं, ताप निम्न कर देते हैं, तो गैस के अणु निम्न दाब पर गैस के अणु दूर दूर होते हैं, तो वहां गैस के अणु जब दूर दूर होते हैं तो गैस के अणुओं के मध्य ना तो प्रतिकर्षण लगता है ना ही आकर्षण लगता है। लेकिन ताप घटाने पर और दाब बढ़ाने पर अणुओं के मध्य विचरण के स्थान कम हो जाता है। तो इस स्थिति में अणु एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, हम कह सकते हैं आकर्षित करते हैं, जिसके कारण प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण गैसों का द्रवीकरण हो जाता है। और इसका दूसरा प्रमाण है जूल थॉमसन प्रभाव। जूल थॉमसन के अनुसार भी गैसों का क्या होता है? द्रवीकरण होता है। जब गैसों को तेज गति से गुजारा तो वो अपनी ऊर्जा का क्या करते थे? इस्तेमाल कर देते हैं और उनका द्रवीकरण, जूल थॉमसन प्रभाव है अपने आप में टॉपिक है, लेकिन जूल थॉमसन प्रभाव भी इसका प्रमाण है कि गैसों का द्रवीकरण तो जब होगा जब उनके बीच में आकर्षण होगा। जब मैंने फर्स्ट क्लास बताई थी, जब कहा था कि गैस क्यों है? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, या अब उन्हें क्या कह सकते हैं? थर्मल ऊर्जा यानी ऊष्मीय ऊर्जा, क्या? ऊष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा भी कह सकता हूं। तापीय ऊर्जा, गैस क्यों है? क्योंकि उसकी तापीय ऊर्जा ज्यादा है और अणुओं के मध्य आकर्षण कम है।
इसीलिए मैंने कहा था कम है, मैंने नगण्य नहीं कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि नहीं है। आकर्षण बल होता है और आकर्षण बल के कारण ही गैसों का द्रवीकरण होता है। ये वजह से द्रव में आकर्षण बल ज्यादा होते हैं और ठोसों में आकर्षण बल सबसे ज्यादा होते हैं। वजह उनमें तापीय ऊर्जा कम होती है, थर्मल एनर्जी कम होती है। बात क्लियर? देखो लिमिटेशन यानी विचलन भी पता पड़ गया और विचलन की वजह भी हमें पता लग गई, आदर्श गैस व्यवहार से विचलन क्यों होता है। अब लिखने का काम है, अब लिखने की सारी बातें नोटबुक में जाएंगी, ठीक है। तो 1 बाय 1 लिखें और हेडिंग क्या डाली है, आदर्श व्यवहार से विचलन। पहले लिखेंगे विचलन के बारे में, फिर कारण के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो लिखो समस्त गैसें निम्न दाब, समस्त गैसें निम्न दाब व उच्च ताप, समस्त गैसें निम्न दाब व उच्च ताप पर तो उच्च ताप पर तो आदर्श व्यवहार करती हैं, उच्च ताप पर तो आदर्श व्यवहार करती हैं, आदर्श व्यवहार करती हैं, परंतु निम्न ताप व उच्च दाब, निम्न ताप व उच्च दाब पर उनका आचरण यानी उनका व्यवहार, उनका आचरण, बिहेवियर, उनका आचरण आदर्श गैसों से बहुत विचलित हो जाता है, आदर्श गैसों से बहुत विचलित हो जाता है, बहुत विचलित हो जाता है। नेक्स्ट लाइन में उदाहरण के लिए, उदाहरण नंबर 1, उदाहरण के लिए उसमें 1 डाल के लिखना। बोयल के नियम के अनुसार, बोयल के नियमानुसार स्थिर ताप पर, बोयल के अनुसार स्थिर ताप पर यदि किसी गैस का, स्थिर ताप पर यदि किसी गैस का दाब दुगुना कर दिया जाए, यदि किसी गैस का दाब दुगुना कर दिया जाए, गैस का दाब दुगुना कर दिया जाए तो आयतन दुगुना कर दिया जाए तो आयतन आधा हो जाना चाहिए, आयतन आधा हो जाना चाहिए, आयतन आधा हो जाना चाहिए। और यदि दाब को 4 गुना कर दिया जाए, और यदि दाब को 4 गुना कर दिया जाए तो आयतन, यदि दाब को 4 गुना कर दिया जाए तो आयतन 1/4 रह जाना चाहिए, यदि दाब को 4 गुना कर दिया जाए तो आयतन 1/4 1/4 1/4 रह जाना चाहिए, रह जाना चाहिए। और आयतन घटते घटते शून्य हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट लाइन लिखना, बोयल के अनुसार या बोयल के नियम से P is inversely proportional to V, यानी P is proportional to 1/V। ये इक्वेशन लिखना, सिर्फ ये क्या लिखनी है, ये लिखनी है, ये मत लगाना है ना। P is proportional to 1/V, ठीक है। P समानुपाती है 1/V के।
दूसरा उदाहरण 2 नंबर डाल के इसी प्रकार चार्ल्स के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस के ताप में कमी करने से स्थिर दाब पर किसी गैस के ताप टेम्परेचर ताप में कमी करने पर से उसका आयतन भी कम हो जाना चाहिए या कम होना चाहिए। उसका आयतन भी कम हो जाना चाहिए क्योंकि लिखना क्योंकि T is proportional to V अर्थात जितना ताप घटता जाएगा उसके आयतन में किसके आयतन में गैस के आयतन में उसके आयतन में उतनी ही कमी आती जाएगी और इस प्रकार एक अवस्था ऐसी आनी चाहिए वो अवस्था कौन सी है? ब्रैकेट में लिखना -273 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक अवस्था ऐसी आनी चाहिए, ब्रैकेट में लिखना -273 डिग्री सेल्सियस। वैसे 273.15 होता है, 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, पर 273 लिख लेंगे। 273 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर ब्रैकेट बंद ऐसी अवस्था आनी चाहिए, इस प्रकार की अवस्था ऐसी आनी चाहिए कि गैस का आयतन शून्य हो जाना चाहिए। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। या ऐसा संभव नहीं है, वास्तव में ऐसा नहीं होता। ठीक है, हेडिंग डालना छोटी सी इसी में ही है। विचलन के कारण, आदर्श व्यवहार से विचलन के कारण हम पहले ही देख चुके हैं। आदर्श व्यवहार से विचलन के कारण देखेंगे और हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आदर्श व्यवहार से विचलन के कारण, शॉर्ट में लिख सकते हैं विचलन के कारण, बेटर रहेगा पूरा लिखें विचलन के कारण। 1 बाय 1 लिखेंगे। एक तो
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग जो आयतन था गैसों का उसे एक्सक्लूड किया गया था, यानी हटाया गया था। ठीक है, तो लिखना फर्स्ट लिखेंगे गैसों के अणु इतने छोटे होते हैं, गैसों के अणु इतने छोटे होते हैं, गैसों के अणु इतने छोटे होते हैं कि उनका आयतन गैसों के आयतन की तुलना में बहुत कम होता है या नगण्य होता है। तुलना में नगण्य होता है ना, गैसों के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। गैसों के आयतन का प्रमुख भाग रिक्त स्थान होता है। गैसों के आयतन का प्रमुख भाग रिक्त स्थान होता है, जिसमें ये अणु स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते रहते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते रहते हैं। निम्न दाब की अवस्था में गैसें आदर्श व्यवहार का पालन करती हैं। निम्न दाब की अवस्था में गैसें आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। परंतु उच्च दाब पर या दाब बढ़ने पर, ऐसे लिख सकते हो, परंतु उच्च दाब पर विचलन बढ़ता है। नेक्स्ट लाइन में उच्च दाब पर गैसें संपीड़ित, मैंने कहा था कंप्रेस हो जाती है, एग्जांपल भी दिया था। उच्च दाब पर गैसें संपीड़ित हो जाती हैं और गैस के अणुओं के मध्य रिक्त स्थान जिसमें क्या कर रही थी, स्वतंत्र विचरण करती, गैसों के अणुओं के मध्य रिक्त स्थान कम हो जाता है, जिससे गैस के कुल आयतन की तुलना में जिससे गैस के अणुओं का कुल आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में, मैं क्या कह रहा हूं, दोनों में फर्क है। गैस के अणुओं के आयतन की तुलना में, गैस के अणुओं के आयतन की तुलना में गैस का आयतन
आयतन बहुत अधिक नहीं रहेगा। गैस का आयतन जिससे गैस के अणु, दोबारा बोल रहा हूं, जिससे गैस के अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में बहुत अधिक नहीं रहेगा। मैं क्या कह रहा हूं, जब जिसे नगण्य मान रहे थे अब नगण्य नहीं मान सकते। आयतन बढ़ रहा है दाब बढ़ाने पर, अपेक्षा अनुसार बढ़ रहा है, तो अब उपेक्षित नहीं कर सकते। ठीक है, उतना नहीं रहेगा या ज्यादा अधिक नहीं रहेगा। यही कारण है कि उच्च दाब पर गैसें, यही कारण है कि उच्च दाब पर गैसें आदर्श व्यवहार से, यही कारण है कि उच्च दाब पर गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती हैं, आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती हैं। ठीक है, दूसरा कारण लिखो। दूसरा कारण क्या था? उनके मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल नहीं लगते। यही बात लिखाऊंगा पहले, यही बात लिखेंगे पहले। लिखो, अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैसों के अणुओं के मध्य, अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैसों के अणुओं के मध्य परस्पर कोई आकर्षण बल नहीं होता। गैसों के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता। परंतु निम्न दाब व उच्च दाब पर, परंतु मैं सीधा लिखवा रहा हूं, है ना, जैसे मैं लिखा था कि नहीं होता क्योंकि उनके अणुओं के मध्य बहुत सारा रिक्त स्थान होता है। नॉनसेंस है ना, डायरेक्ट लिख रहा हूं। परंतु निम्न ताप व उच्च दाब पर, परंतु निम्न ताप व उच्च दाब पर गैस के अणुओं के मध्य रिक्त स्थान कम हो जाता है। गैसों के अणुओं के मध्य रिक्त स्थान कम हो जाता है और वे एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। वे एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में गैसों का द्रवीकरण हो सकता है। देखो मैंने कहा निम्न ताप उच्च ताप है, हो सकता है आपने पर्याप्त रूप से दाब ज्यादा ना लगाया हो या ताप कम ना किया हो, है ना, तो मैं कह रहा हूं हो सकता है। तो ऐसी अवस्था में गैसों का द्रवीकरण हो सकता है, ऐसी अवस्था में गैसों का द्रवीकरण हो सकता है। अतः द्रवीकरण तो तभी संभव है, जब गैस के अणुओं के मध्य, द्रवीकरण तो तभी संभव है जब
गैस के अणुओं के मध्य, जब गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल हो, गैसों का द्रवीकरण या गैस का द्रवीकरण तभी संभव है जब गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल हो, कोई आकर्षण बल हो। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।